नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, अब अगले पॉइंट की तरफ हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें यूनिट नंबर जो हमारी चल रही थी वो 12 वाली यूनिट है। उस 12 वाली यूनिट के अंतर्गत जो अगला चैप्टर है, जो अगला पॉइंट है, उसका नाम है आपके पास यहाँ पर मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, ये रचना का नाम है। और इस रचना को लिखने वाले लेखिका कौन है, तो आंसर अपने पास यहाँ पर ये है कि इसको लिखने वाली लेखिका है महादेवी वर्मा। बेसिकली महादेवी वर्मा की एक रचना हम पहले और यहाँ इसमें डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ आपके पास इसकी जानकारी है। फिर भी हम इनसे रिलेटेड जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, उस बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं। महादेवी वर्मा के संदर्भ में चलते हैं अपने पास। सबसे पहले अगर अपन इसमें देखते हैं तो पॉइंट है कि इस गीत में इट मीन्स यहाँ पर मैं नीर भरी दुख की बदली से कॉन्टेक्स्ट में जब अगर अपन देखें, मैं कवयित्री ने नासवान जीवन को जल से भरपूर बदली के सामने में उपस्थित करते हुए अपने प्रकृति प्रेम, दार्शनिक गंभीरी तथा कल्पना वैभव को व्यक्त किया है। इट मीन्स यहाँ पर एक जो इतनी प्यारी शानदार लाइन आती हुई दिखाई देती है, और उस लाइन की कविता की लाइनों को जब पढ़ोगे तो आपको भी इसमें यहाँ पर लगेगा कि नहीं, वास्तव में इस रचना के अंदर यहाँ पर जैसे अपन ये कहते हैं कि आज हमारी जो जवानी उमड़ी है ये कल रहेगी, आंसर आता है नो। आज हम यहाँ पर कहते हैं कि मेरा ये है, मेरा वो है, क्या कल ये रहेगा, तो आंसर आता है नो। तो इसी प्रकार की इसकी जब एंडिंग की तरफ जाती है तो इस कविता का बहुत शानदार वाला पॉइंट वहाँ आता हुआ दिखाई देता है। इसमें जन्म है 1900 कहाँ पर, तो आंसर आता है कि फर्रुखाबाद शहर में, जो उत्तर प्रदेश में आता है। देहावसन कब है इनका, देहांत कब है, तो 1987 में बात आती हुई दिखाई देती है। अब यहाँ से इसमें जब आगे की तरफ बढ़े, देहांत वाला पॉइंट है इसमें 1987। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अपने पास यहाँ पर फैक्चुअल टाइप में प्रश्न बनता है जिसकी जानकारी अपने को कहीं ना कहीं होनी है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती की संज्ञा भी दी है। ये एक स्पेशल फोकस करके अपने को इस पॉइंट को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पर। फिर आगे शिक्षा दीक्षा इनकी प्रयागराज में होती है। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए हैं। तो बेसिकली ये है कि इन्होंने कहाँ पर, किस विद्यापीठ में प्राचार्य के पद से जो है उन्होंने काम किए हैं, तो आंसर आएगा प्रयाग महिला विद्यापीठ। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक है। और इनके यहाँ पर कुछ काव्य संग्रहों की बात करें तो जिसमें एक निहार, एक रश्मि, एक निर्जा, यामा और दीपशिखा आदि बातें आती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ गद्य रचनाएं जिसमें अतीत के चलचित्र, एक है स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियाँ। फिर यहाँ से सन 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थी। फिर ये प्रश्न एनी हाउ कंडीशन में अपने को याद रखना है, प्रश्न आने की पूरी यहाँ पर संभावना है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो कब, आंसर है 1982 में। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान और क्या है उसका आंसर, तो आंसर आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो प्रश्न यहाँ पर ऐसा बनता है कि महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला वो कौन से काव्य संग्रह के लिए मिला, तो आंसर आता है अपने पास यहाँ पर यामा नामक काव्य संकलन के लिए मिला है। पद्म भूषण की बात अगर देखें यहाँ पर तो 1956 में इन्हें पद्म भूषण है। और पद्म विभूषण की बात आ जाती है तो आंसर है 1988 में। लेकिन ये जो है मरणोपरांत 1988 में इन्हें मरणोपरांत, क्योंकि इनका देहांत वाला जो समय है वो आपने वहाँ पर अभी देखा था। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ चलें तो बेसिकली सीधे अब हम यहाँ पर कविता पाठ की तरफ चल रहे हैं। कविता की पंक्तियाँ यहाँ से शुरू होती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, नीर भरी। इट मीन्स यहाँ पर नीर कहीं ना कहीं पानी से आप उसका मीनिंग लगाते हो, जल से उसका मीनिंग लगाते हो। स्पंदन में चिर निष्पंदन बसा, स्पंदन में चिर निष्पंदन बसा। अब स्पंदन का मतलब होता है कंपन, निष्पंदन का मतलब होता है यहाँ पर जहाँ कंपन नहीं हो। तो स्पंदन में चिर निष्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विष बहा। क्रंदन का मतलब होता है आमतौर पर यहाँ पर रोना या विलाप करना। नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मछली। अब इसमें यहाँ पर इससे रिलेटेड अगर अपन देखें तो सीधी इन पंक्तियों का इसमें यहाँ पर क्या बताना चाहती हैं उधर की तरफ। महादेवी वर्मा स्वयं को नीर भरी दुख की बदली कहती है।
तो पहला प्रश्न अपने पास यहाँ पर इसमें यही आ सकता है, इस कविता वाले पॉइंट से अगर आप देखोगे कि इन्होंने अपने आप को खुद को जो है इसमें यहाँ पर किस नाम से संबोधित किया है, तो उत्तर जाएगा बदली, दुख की बदली के रूप में। जो उनकी गहरी वेदना अश्रुपूरित संवेदनाओं को दर्शाता है, उनका क्रंदन, उनका विलाप, उनका रोना केवल उनका निजी दुख नहीं है, ये बात है यहाँ पर। इस पाठ का जो मर्म है उसी तरफ आपको ले जा रहा है कि उनका क्रंदन केवल उनका निजी दुख नहीं है बल्कि समस्त संसार की पीड़ा को प्रतिबिंबित करता है। बेसिकली ये जो साहित्य कार्य अपने ज़माने के यहाँ पर हुए हैं, इनमें इसी बात का दमखम आता हुआ दिखाई देता है कि ये केवल अपने लिए यहाँ पर नहीं है, समस्त संसार की पीड़ा को प्रतिबिंबित करता है। फिर आगे, प्रिय की प्रतीक्षा में उनके नेत्र दीपक की भांति जलते हैं और उनकी पलकों से अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। वेदना के बीच संवेदनाओं की हलचल उन्हें बादल की बिजली के समान प्रतीत होती है। अब यहाँ पर यही है कि बादल की अगर हम देखें तो चारों तरफ अपने आसपास वहाँ पर पानी का माहौल रहता है, लेकिन उसके मध्य भी वहाँ पर बिजली है। उन्हें बादल की बिजली समान प्रतीत होती है, जिससे उनके कविता करुणा और रहस्यात्मकता से भर जाती है। एक पॉइंट अपने को स्पेशली यहाँ पर इस कविता में ये शब्द याद रखना पड़ सकता है कि जिन बातों की तरफ इनका फोकस है वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर, रहस्यात्मकता। फिर आगे इसमें चलें, अगली पंक्तियाँ, मेरा पग पग संगीत भरा श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल का पर्यायवाची कहीं ना कहीं आप जानते होंगे, ये है जो आपके लिबास हैं, जो लिबास है जिसे आप पोशाक कहते हैं, जिसे आप परिधान कहते हैं, जिसे कपड़े वस्त्र अंबर पट कहते हैं, वही यहाँ पर दुकुल हैं। नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। अब मलय का मतलब आप जानते होंगे, जहाँ तक है पर्यायवाची इसका पता होगा कि चंदन के लिए यूज होता है। बयार शब्द का आप जानते हैं कि बयार वात हवा पवन से जो है इसका यहाँ पर कनेक्शन है। इनसे संबंधित इस पंक्ति का क्या जो है जाता है, तो महादेवी वर्मा इन पंक्तियों में प्रकृति से अपने आत्मीय संबंधों को प्रकट करती है। वे अपने जीवन को संगीत पूर्ण लय से युक्त मानती हैं, जहां स्वप्न सुगंधित पराग के समान झरते हैं। फिर आगे, आकाश के नवीन रंग उनके दुपट्टे में समाहित होते हैं और मलय बयार मतलब चंदन की खुशबू जो है, चंदन की जो बयार है, हवा है, मलय बयार उनकी छाया में पली बड़ी प्रतीत होती है। यहाँ आत्मा ब्रह्मात्मा का आध्यात्मिक संबंध दर्शाया गया है इन पंक्तियों में। फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ें, मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घीर धुमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, है ना। अब इन पंक्तियों से और आगे यहाँ पर इससे मिलती जुलती, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न देते जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरत हो अंत खिली। अब इन पंक्तियों का जब अगर अपन मीनिंग देखें तो यहाँ पर यह है कि महादेवी वर्मा इन पंक्तियों में वियोगिनी के दुख को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। अब देखिए, जब इस प्रकार की बात अगर आती हुई दिखाई देती है तो मुझे लगता है कि आपको एक पकड़ बनानी चाहिए, और पकड़ यहाँ पर क्या है, वो शब्द है मानवीकरण। कई बार इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं, उन्होंने कहा कि वियोगिनी के दुख को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। इट मीन्स यहाँ पर जैसे मान लो ये है बादल है, और बादल जो है अगर अपनी यहाँ पर आंसू अगर निकाल रहे हैं तो आंसू तो ये मानव निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कवियत्री जो है इस बात का फोकस कराती है कि ये जो है किनसे निकल रहे हैं, तो बादलों से। बादल किसका है, प्रकृति का। तो जो मानव के जो काम थे वो यहाँ पर किसको देती हुई दिखाई दे रही है, तो आंसर आता है इसमें कि प्रकृति को देती हुई दिखाई दे रही है। वियोगिनी के दुख को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। वे स्वयं को उदासी से घिरी बदली मानती है, जो चिंता के भार से दबी हुई है। फिर आगे, उनके अश्रु जलकण बनकर धरती पर गिरते हैं और नव जीवन का संचार करते हैं। वे निस्वार्थ प्रेम और करुणा का प्रतीक है, जो संसार में संवेदनशीलता को जन्म देते हैं। मतलब एक बात यहाँ पर, एक रहस्यात्मकता शब्द, एक संवेदनशीलता, है ना। और दूसरी बात है कि ये अपनी खुद की बात नहीं है, पूरे संसार की बात को इकट्ठा करके समाज के मध्य देने का प्रयास कर रही है। फिर अगली पंक्तियों में,
उनके आगमन की स्मृति आनंद की सिहरन छोड़ जाती है, जिससे सृष्टि में करुणा और प्रेम का स्पंदन बना रहता है। अब यहां से आगे चलें, ये है शानदार पंक्तियां। ये पंक्तियां ऐसी की ऐसी कई बार कई सारी कंपटीशन एग्जाम में आ गई। इसमें यहां पर ऐसा है कि विस्तृत नभ का कोई कोना, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, परिचय इतना इतिहास, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कलती मिट आज चली। बेसिकली ये आपको एक जगह और यहाँ पर टकराता है। जब हम काव्य गुणों की बात करते हैं तो उसमें वहाँ पर भरत मुनि ने 10 काव्य गुण बताए थे, जिसमें से 3 फोकस में रहते हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। तो बेसिकली ये प्रसाद गुण से संबंधित यहाँ पर कविता की पंक्तियां हैं, इसलिए कई बार कई सारे एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। दूसरा, ये भी यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा गया है कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये पंक्तियां किनकी है? तो उत्तर जाता है अपने पास यहाँ पर महादेवी वर्मा की। दूसरा प्रश्न इस पर यही बन जाता है कि ये पंक्तियां महादेवी वर्मा की कौन सी रचना से ली गई हैं? तब आप कहोगे मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना। और पंक्तियां में कौन सा गुण विशेष करके आता हुआ दिखाई देता है? तो इसका उत्तर दोगे आप यहाँ पर प्रसाद गुण। और प्रसाद गुण का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी बात का कि जब आप कहते हो कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो उन्होंने कहा विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, मेरा न कभी अपना होना। क्योंकि सही बात है, ये जो आज जिंदगी है इसमें यहाँ पर कवियत्री कहती भी है कि एक टेंटेटिव प्रकार का रेलवे स्टेशन है। कुछ दिनों के लिए आए हो, रुकोगे, फिर चले जाओगे, कौन क्या ले गया तो तुम ले जाओगे। परिचय इतना इतिहास यही आज ये जवानी जो उमड़ी हुई है, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। और फिर ऐसे मिटते हैं कहीं नामो निशान नहीं रहता है। तो पंक्तियां शानदार हैं 90%। तो इससे यहाँ पर जो आने वाला क्वेश्चन है वो आपके पास यहाँ पर फिक्स है, जहाँ पर मैंने इस पर 3-4 बातें बता दी। इसका मीनिंग अपन देखते हैं क्या है। इसमें महादेवी वर्मा इन पंक्तियों में आत्मा की क्षणभंगुरता, आत्मा की क्षणभंगुरता है कि कब जो है वो यहाँ से कह दे टाटा बाय बाय, कोई भरोसा नहीं, और संसार की अस्थिरता को अभिव्यक्त करती है। अस्थिरता इसलिए कि आप कहते हो मेरा जीवन हुआ ठीक है ना, कितने साल, 100 साल, चल ठीक है 150 साल जी ले, लेकिन 150 साल बाद तो इस स्टेशन को छोड़ेगा ना। एक रेलवे स्टेशन जो तेरे को मिला है जहाँ पर तुम चर विचार कर रहे हो, एक समय बाद तो छोड़ना पड़ेगा। आंसर आता है हाँ। वे स्वयं को असहाय, एकाकी और वियोगग्रस्त मानती हैं, जिसके लिए इस असीम आकाश में कोई स्थान नहीं है, है ना। असीम आकाश में कोई स्थान नहीं है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, विस्तृत नभ का आकाश का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, है ना। फिर आगे इसमें यहाँ पर उनका इतिहास केवल क्षणिक अस्तित्व तक ही सीमित है, कि जब तक इसका अस्तित्व है 100 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल तब तक सीमित है। कल उमड़ी थी आज विलुप्त हो गई, जैसे बादल बरसकर विलीन हो जाते हैं वैसे जीवन भी अस्थायी है। बादल, क्या शानदार बात कही, बादल बरसकर विलीन हो जाते हैं और फिर आप कोई दिखते नहीं है। वैसे ही उन्होंने कहा कि वैसे ही जीवन भी अस्थायी है, और ये कितने समय के लिए है ये किसी को पता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप 125 ईयर तक का कॉम्बिनेशन ले लो इसमें। फिर आगे कवयित्री संसार की अनित्यता को दर्शाती हुई बताती है कि सभी संबंध और भावनाएं समय के साथ लुप्त हो जाते हैं। सभी संबंध और भावनाएं समय के साथ लुप्त हो जाते हैं। इसलिए इसमें यहाँ पर कहा परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो ये कहने का यहाँ पर लॉजिक ही यही है कि ये जो है परिचय इतना इतिहास है, बस खत्म। केवल स्मृतियाँ कुछ समय तक बनी रहती है, उसके बाद वो भी विलुप्त हो जाती है। तो इन पंक्तियों को स्पेशल फोकस करके आप यहाँ पर याद रखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और प्रश्न अपना 100% यहीं से है। चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ। पहला पॉइंट, महादेवी वर्मा को किस उपाधि से नवाजा गया था? ए, इन्हें क्या छायावाद की रानी कहा जाता है? बी, इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है? सी, इन्हें काव्य सामग्री कहा जाता है? या डी, इन्हें हिंदी की देवी कहा जाता है?
बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या है? तो यहाँ पर छायावाद की रानी नहीं, काव्य सामग्री नहीं, हिंदी की देवी नहीं, जो आंसर है वो अपने पास इसमें क्या है? आधुनिक मीरा के रूप में हम इनको जानते और पहचानते हैं। तो उत्तर जाएगा वो है अपने पास यहाँ पर बी, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी फर्रुखाबाद और डी लखनऊ। तो अपन ने यहाँ पर देखा है कि ये जो है बेसिकली इसके उत्तर नहीं है। उत्तर क्या है इसमें? यहाँ पर फर्रुखाबाद, है ना। तो उत्तर क्या जाएगा इसमें? यहाँ पर सी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा है? महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर प्रेमचंद ने नहीं कहा, जयशंकर प्रसाद ने नहीं कहा, रामधारी सिंह दिनकर ने नहीं कहा, निराला जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी कहते हैं उन्होंने यहाँ पर इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की संज्ञा दी है। बिल्कुल सभी लोगों का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास 4, महादेवी वर्मा किस साहित्यिक युग से संबंधित थे? ए क्या ये रीतिकाल से हैं, बी क्या ये द्वितीय युग वाली हैं, सी क्या ये छायावाद वाली हैं, डी क्या ये प्रगतिवाद वाली हैं। क्या उत्तर जाएगा? बिल्कुल सही जवाब इसका है प्रगतिवाद नहीं है, द्वितीय युग नहीं है, रीतिकाल नहीं है। आंसर यहाँ पर इसमें क्या है? छायावाद, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न इसमें, महादेवी वर्मा को किस काव्य संकलन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए दीपशिखा के लिए, बी यामा, सी स्वरलहर और डी अतीत के चलचित्र। तो आंसर है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल यहाँ पर योगेंद्र का जो उत्तर है इसमें वो है यहाँ पर, और ललित का उत्तर है यामा, बिल्कुल सही जवाब। अगला पॉइंट अपने पास चलते हैं। अब यहाँ से एक आध क्वेश्चन के बाद हम चले जाएंगे वो है पाठ के प्रश्नों की तरफ। ये इसमें यहाँ पर आखिरी वाला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या है? क्या महादेवी वर्मा ने जटिल और गूढ़ लिखा है? क्या कठोर और रूखा लिखा है? केवल तर्क प्रधान लिखा है? मैंने आपको इस प्रश्न का उत्तर देना सिखा दिया जब आपको पता ना हो, तब वहां पर कि जहां सरल सहज स्पष्ट वाली जो बातें होती है वो आमतौर पर उसका उत्तर होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? सरल स्पष्ट और चित्रात्मकता वाली बात आती हुई दिखाई देगी। आप पाठ पर आधारित प्रश्नों की बेला। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी बदली का क्या अर्थ है? ए जल से भरी हुई बदली, बी आंसुओं से भरी हुई संवेदनशील आत्मा, सी वर्षा करने वाली बदली और डी जीवन में सुख का प्रतीक, है ना। अब यहां से ये है क्वालिटी वाले प्रश्न। क्या होगा इसमें? बिल्कुल यहां पर मैं नीर भरी दुख की बदली और दुख में निकलने वाले आंसू, तो इसका जो कनेक्शन है आंसुओं से भरी, बिल्कुल सही जवाब, आंसुओं से भरी। हितेश रमन आदि का उत्तर इसमें यहाँ पर सही है। आंसुओं से भरी हुई संवेदनशील आत्मा के रूप में डिफाइन किया गया है। तो आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? तो उत्तर है अपने पास बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा। स्पंदन शब्द का मतलब होता है कंपन, निस्पंदन मतलब का होता है कंपन नहीं है, स्थिर जहां होता है। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा पंक्ति का क्या तात्पर्य है? स्पंदन, अभी जो जीवन है वो स्पंदन है, लेकिन एक दी जो है निस्पंदन स्थिर हो जाएगा तो आंसर आता है यस, है ना। तभी तो फिर वो पंक्तियां ही थी, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना, इतिहास यही उमड़ी कलती मीट आज चली। ए जीवन में निरंतर गति बनी रहती है, बी हृदय में शाश्वत शांति विद्यमान है, सी दुख और वेदना जीवन का अभिन्न अंग है, और प्रेमी और प्रकृति का संबंध जो है वो गहरा इसमें यहाँ पर होता है। इसका उत्तर क्या है? स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, है ना, चीर, बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर है हृदय में शाश्वत शांति विद्यमान है। तो इसका आंसर यहाँ पर पाठ के हिसाब से क्या जाएगा? तो इसका उत्तर है अपने पास बी, बिल्कुल जिन लोगों ने दिया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9, महादेवी वर्मा की इस कविता में, इट मीन्स नीर भरी, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कौन सा भाव मुख्य रूप से व्यक्त किया गया है? प्रेम और मिलन, बी करुणा और संवेदनशीलता, देशभक्ति और आध्यात्मिकता। अच्छा प्रश्न है, क्वालिटी वाला प्रश्न है।
प्रेम और मिलन की बात नहीं है, देशभक्ति की बात नहीं है, आध्यात्मिकता की बात नहीं है, संवेदनशीलता को जगाने का रहस्यात्मक तरीके से संवेदनशीलता और करुणा को जगाने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर बिल्कुल इसका आंसर होगा अपने पास यहाँ पर करुणा और संवेदनशीलता, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, कवयित्री ने अपनी पीड़ा को समाज किस रूप में देखता है? ए सहानुभूति से, बी मनोरंजन के रूप में, सी प्रेरणा के रूप में, डी उपेक्षा के साथ। ये प्रश्न एक आध बार आया है विगत वर्षों के एग्जाम में और बड़ा क्वालिटी वाला प्रश्न है, इसलिए है इस धरा के मानव यहाँ पर जिंदगी में इस बात को विशेष करके ध्यान रखना कि जब जब तूने अपनी पीड़ा समाज को बताने का प्रयास किया है तब तब तेरी पीड़ा पर समाज हंसा है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, सहानुभूति नहीं करता, कोई समानुभूति नहीं करता, आपकी पीड़ा पर लोग मनोरंजन करते हैं, है ना। यहाँ पर प्रेरणा के रूप में, उपेक्षा के साथ नहीं। इसका उत्तर क्या जाएगा? ये है आपके पास बी, और इसका अनुभव तो जिंदगी के पायदान पर आपको भी हुआ ही होगा, क्योंकि अगर आपने इस प्रकार की स्थिति वहां पर देखी है तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में ऐसा ही है कि जब जब हमने हमारी पीड़ा का जो घड़ा है वो अगर किसी और के पास खाली किया है तो उससे सहानुभूति समानुभूति मिलने के बजाय बाद में जो है उन्होंने हमारी पीड़ा पर हंसने का ही काम किया है। तो आंसर जाएगा मनोरंजन के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, नैनों में दीपक से जलते, अच्छा क्वालिटी वाला प्रश्न। कि यदि वो प्रश्न नहीं आया विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना, तो अगला प्रश्न ये है, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मचली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब बेसिकली यहाँ पर दीपक से जलते, सा सी से, सा है ना, सा सी से समतुल्य नाई ज्यों सरीखा जैसे शब्द यदि अगर आ जाते हैं तो वहां पर अनुप्रास नहीं होता, रूपक नहीं होता, उत्प्रेक्षा नहीं होता। सा सी से सम तुल्य नाई ज्यों सरीखा जैसे शब्द जिसकी कड़ी माने जाते हैं, वो पॉइंट अपने पास यहाँ पर क्या है? तो इसका उत्तर जाएगा उपमा। बिल्कुल सही जवाब। आगे, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, ये शानदार पंक्ति है। क्रंदन में जब तुम रोते हो, जब तुम विलाप करते हो, जब तुम तुम्हारा दुखड़ा सुनाते हो, क्रंदन में आहत विश्व हंसा का क्या तात्पर्य है? ए संसार दुख को नहीं समझता और उसका उपहास करता है, बी संसार हर समय दुखी रहता है, बिल्कुल नहीं। कवयित्री की वेदना से संसार प्रभावित होता है, बिल्कुल नहीं। संसार हर समय प्रसन्न रहता है, नहीं। संसार दुख को नहीं समझता, और जब जब आपने दुख का दुखड़ा रोया है, क्रंदन किया है, विलाप किया है, उस समय तुम्हारा हंसी मजाक धुआंधार तरीके से उड़ाया जाता है, मतलब तुम्हारे दुख पर लोग मनोरंजन करते हैं। इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर ए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सीखा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। कविता में कवयित्री ने किसके प्रतीक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है? ए नदी, बी चांद, सी बादल और डी दीपक। इसका उत्तर जो है वो आप यहाँ पर क्या लोगे? ए नदी, बी चांद, सी बादल और डी दीपक। बिल्कुल जवाब सही। इसका उत्तर जो है अपने पास यहाँ पर क्या है? बदली के रूप में जब अगर हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर क्या है भाई? कवित्री की आंखों से आने वाले आंसू और बादलों से झरने वाला पानी, नीर, है ना। उस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर है आपके पास यहाँ पर सी बादल इसका उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। महादेवी वर्मा की कविता शैली किस श्रेणी में आती है? ए रहस्यवादी काव्य, बी छायावादी काव्य, सी वीर रस काव्य और डी भक्ति रस काव्य। अब यहाँ पर तो ये 2 पॉइंट तो आपने क्रॉस कर दिए, लेकिन रहस्यात्मकता यहाँ पर विराजमान है, और ये भी जो है यहाँ पर जब ये दोनों आंसर यहाँ पर टकराएंगे तब आपको फिर इसमें से, जैसे मैंने उत्तर देने का तरीका आपको पहले भी बताया था कि जब अगर आपके पास चारों सही हैं तो सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, चारों गलत हैं तो सबसे कम गलत कौन सा है, 2 सही हैं तो सबसे ज़्यादा सही कौन सा है,
उस कड़ी में आप अगर यहाँ पर इसका आंसर लगाओगे तो ये पॉइंट अपने पास क्या गया, इसमें बिल्कुल सही जवाब छायावादी काव्य इसका आंसर होता हुआ दिखाई देगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मेरा पग पग संगीत भरा, मेरा पग पग संगीत भरा पंक्ति में कवयित्री ने किसकी अनुभूति व्यक्त की है? ए दुख और वेदना की, सौंदर्य और संगीत की, सी वीरता और साहस की, डी सामाजिक चेतना की। मेरा पग पग संगीत भरा, तो यहाँ पर बिल्कुल इसमें जिसकी बात की गई है वो है आपके पास सही जवाब। बिल्कुल संगीत आदि लोगों उत्तर इसमें यहाँ पर सही है, उमा आदि का इसमें आंसर सही है। उत्तर क्या जाएगा? सौंदर्य और संगीत की बात जो है मीनिंग निकल करके जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन 16, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा का क्या तात्पर्य है? ए कवयित्री के स्वप्नों में सुगंधित फूल खिलते हैं, बी कवयित्री के विचारों से सुंदर कल्पनाएं जन्मती हैं, सी कवयित्री की सांसें फूलों की सुगंध से भरी होती है, और डी कवयित्री को प्रकृति से भय लगता है। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया है, ये है कि कवयित्री के विचारों से सुंदर कल्पनाएं जन्म लेती है। ये इसका उत्तर जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बी। नेक्स्ट पॉइंट, कविता में कवयित्री ने नभ के नव रंग बुनते दुकुल, दुकुल जो है अपन ने देख लिया कि जो कपड़ा है, पट है, वस्त्र, अंबर, पोशाक परिधान उसका हिस्सा है। नभ के नव रंग बुनते दुकुल का क्या अर्थ बताया है? ए आकाश के रंग उनके वस्त्र का हिस्सा बन जाते हैं, बी आकाश नए रंगों से सजा हुआ दिखाई देता है, सी आकाश बादलों से ढका रहता है, और डी कवयित्री बादलों से डरती है। क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आकाश के रंग उनके वस्त्र का, आकाश के रंग उनके जो है उनके वस्त्र का हिस्सा बन जाते हैं। ये बिल्कुल इसमें यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छाया में मलय बयार पली, मलय चंदन, बयार हवा, चंदन की खुशबू, है ना। इससे जो है इसका मीनिंग यहाँ पर लेना है। और चंदन ठंडा भी होता है, शीतल भी होता है, ये भी अपन जानते हैं। इसमें इतनी बातें जान ली तो इसका उत्तर जो है अपने से यहाँ पर कहीं ना कहीं निकल करके आ जाएगा। छाया में मलय बयार पली में मलय बयार का क्या अर्थ है? ए ठंडी और सुगंधित हवा, बी वर्षा की बूंदे, सी गर्म हवा, डी तेज आंधी। तो यहाँ पर तेज आंधी की बात नहीं है, गर्म हवा की बात नहीं है, वर्षा की बूंदे इसमें यहाँ पर नहीं है। उत्तर जाएगा इसमें यहाँ पर ठंडी और सुगंधित हवा के रूप में इसको इंटरप्रेट करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। उसके नाम से ही ले लो, मलय का मतलब चंदन, चंदन की खुशबू होती है, चंदन का नेचर ठंडा होता है, और बयार का मतलब होता है आपके पास हवा, है ना। तो इससे इसका मीनिंग क्या चला गया? वो है आपके पास ए। क्वेश्चन नंबर 19, कविता में प्रकृति के किस तत्व को कवयित्री ने अपने जीवन का हिस्सा माना है? ए हवा और आकाश को, बी नदी और पर्वत को, सी पृथ्वी और समुद्र को, डी सूर्य और चंद्रमा को। इसका उत्तर जो है आप क्या लेंगे? कविता में प्रकृति के किस तत्व को कवयित्री ने अपने जीवन का हिस्सा माना है? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर होगा हवा और आकाश को, है ना। तो इसका आंसर है हवा और आकाश, बिल्कुल ए आंसर। नेक्स्ट पॉइंट 20, कवयित्री ने प्रकृति के कौन कौन से गुणों को अपनाया है? ए परिवर्तनशीलता और सौंदर्य, कठोरता और क्रूरता, स्थायित्व और शांति, उदासी और दुख। तो यहाँ पर इनकी बात नहीं करती, इनकी बात नहीं करती, इनकी बात नहीं करती। उन्होंने कहा परिवर्तन है और इस परिवर्तन को आपको अपनाना पड़ेगा और यही एक सौंदर्य है। तो बिल्कुल इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका आंसर अपने पास है यहाँ पर ए परिवर्तनशीलता और सौंदर्य। नेक्स्ट पॉइंट, कवयित्री ने स्वयं को किस रूप में चित्रित किया है? कवयित्री ने स्वयं को किस रूप में चित्रित किया है? ए एक आंधी के रूप में, बी एक बदली के रूप में। ये अगर आप उसमें वहाँ पर उसके नाम पर अगर पंच मार देते हैं तो उससे इसका उत्तर निकल आएगा। ए जो है आंधी के रूप में, बी एक बदली के रूप में, सी एक दीपक के रूप में और डी एक पक्षी के रूप में। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर है एक बदली के रूप में चित्रित किया है, तो आंसर यहाँ पर जाएगा बी। नेक्स्ट पॉइंट, चिंता का भार बनी अविरल, चिंता का भार बनी अविरल पंक्ति का क्या आशय है? ए कवयित्री चिंता से मुक्त हैं, बी कवयित्री चिंता और दुख को निरंतर वहन करती है, सी
कवयित्री संसार की नश्वरता पर विचार कर रही है, कवयित्री प्रसन्नता से भरी हुई है। चिंता का भार बनी अविरल, अविरल मतलब लगातार, निरंतर। ये तो यहां से इसमें अपन ले लें कि चिंता और दुख को निरंतर वहन करती रहती है। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर अपने पास यहां पर क्या जाएगा, तो आंसर इसमें है वो है बी। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 23, रजकण पर जलकण हो बरसी, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली, पंक्ति किस भावना को व्यक्त करती है? ए, दुख से नए जीवन का सृजन, बी, नष्ट होने की संभावना, वियोग की पीड़ा का विस्तार, और डी, क्रोध और संतोष। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जाएगा वो है अपने पास दुख से नए जीवन का, दुख से नए जीवन का सृजन, है ना। बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पद चिन्ह न दे जाता जाना, पद चिन्ह न दे जाता जाना का क्या तात्पर्य है? ए, कवयित्री अपने जीवन में स्थायी छाप छोड़ना चाहती हैं, बी, कवयित्री अपने कार्यों को गुप्त रखना चाहती है, सी, कवयित्री त्यागमयी प्रवृत्ति को अपनाते हुए निस्वार्थ सेवा करना चाहती है। शानदार पॉइंट, कवयित्री अपने अतीत को भूल जाना चाहती है। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर अपने पास जाएगा, कवयित्री त्यागमयी प्रवृत्ति को अपनाते हुए निस्वार्थ सेवा करना चाहती है। 24 का आंसर क्या? आंसर है इसका सी। नेक्स्ट पॉइंट, कविता में कवयित्री ने किस प्रकार की संवेदना को प्रमुखता दी है? ए, प्रेम और विरह को, बी, करुणा और त्याग को, सी, क्रोध और प्रतिशोध को, डी, भक्ति और अध्यात्म को। बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर जाएगा अपने पास यहाँ पर क्या? करुणा और त्याग। इसका आंसर यहाँ पर जाएगा, है ना। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 26, विस्तृत नभ का कोई कोना, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना से कवयित्री क्या व्यक्त करना चाहती है? ए, संसार में उनका कोई स्थायी स्थान नहीं है, बी, वे अपने भविष्य को लेकर के आशान्वित हैं, सी, वे अपने अस्तित्व को महत्वपूर्ण मानती हैं, डी, वे अपने जीवन में सफल होना चाहती है। जीवन में सफल से कोई मतलब नहीं, अस्तित्व से कोई मतलब नहीं, भविष्य को लेकर आशान्वित से कोई मतलब नहीं। संसार में उनका कोई स्थायी स्थान नहीं है, है ना। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, क्योंकि एक दिन उन्होंने माना है कि बेसिकली ये जो मानव है वो नश्वर है, जाना है। तब इस स्थिति में यहाँ पर कि कोई हमारा स्थायी स्थान यहाँ पर नहीं है, तो उत्तर इसमें यहाँ पर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर है अपने पास ए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट तरफ। कविता का मुख्य भाव क्या है? मैं नीर भरी दुख की बदली, कविता का मुख्य भाव क्या है? ए, जीवन की स्थिरता, बी, आत्मा की अमरता, सी, जीवन की अस्थिरता और क्षणभंगुरता, और डी है प्रेम की अनश्वरता। यदि आपने इसको यहाँ पर सुना है, समझा है, तो इसका उत्तर निकालने के योग्य आप हो गए। इसका उत्तर होगा जीवन की अस्थिरता और क्षणभंगुरता। इसका जो है मुख्य फोकस इसी बात की तरफ है, तो आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? तो इसका आंसर है अपने पास सी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता में महादेवी वर्मा के दर्शन का कौन सा पक्ष उजागर होता है? क्या ये भौतिकवाद की बात करती है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रवाद की नहीं, कर्मवाद की नहीं, निसंगतता और वैराग्य, मतलब बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आपको चिपके रहने की आवश्यकता नहीं है किसी भी वस्तुओं से। तो उत्तर इसका यहाँ पर क्या जाएगा? इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर बी। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इसका आंसर है अपने पास बी। ठीक, तो ये पाठ है मैं नीर भरी दुख की बदली से संबंधित पाठ, महादेवी वर्मा का परिचय, और इस कविता पर आधारित एक पॉसिबल क्वेश्चंस और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें यहाँ पर बन सकते हैं, उनका सबका परिचय अपन ने यहाँ पर किया। इसी के साथ इस पाठ को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।